आप उतना एडवेंचर करके आप पसीने से लथपथ होके यहाँ पे ऊपर आएंगे तो आपको लगेगा कि आपका जितना भी थकावट है पूरी तरह दूर हो गया है। आप जब ये नज़ारा देखेंगे, इस गणपति बापा को देखेंगे, आसपास के नज़ारे को देखेंगे, आपको पूरा थकावट दूर हो जाएगा। वाकई बेहतरीन अनुभव है, आप सभी को यहाँ पे आना चाहिए। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी जगह से परिचय करवा रहे हैं जो प्राकृतिक सौंदर्यता से भरपूर है। यहाँ की कला, संस्कृति, महोत्सव एवं पर्यटक स्थल देश ही नहीं वरन विदेशी पर्यटकों का भी मन मोह लेती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य के 5 संभागों में से एक बस्तर संभाग की। यह संभाग 7 जिलों में विभाजित है: कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा। हम बस्तर जिले से होते हुए दंतेवाड़ा जिले की ओर अग्रसर हैं। खूबसूरत जंगल और आदिवासी संस्कृति के रंगों से परिपूर्ण बस्तर को प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। अगर हम बस्तर के इतिहास की बात करें तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कोशल था, जिसकी राजधानी कुशस्थली थी। इस काल में बस्तर को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। दक्षिण कोशल के राजा भानुमंत थे। यहाँ की भाषा कोशली थी, जो छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा थी। इसी क्रम में महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम प्राक कोशल था, बस्तर का नाम कांतर था। बस्तर संभाग में मुख्यतः नलवंश, सोमवंश, छिंदकनाग वंश एवं काकतीय वंश के राजाओं ने शासन किया। यहाँ जानने के लिए तो बहुत कुछ है और कई ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर अभी भी रहस्य बने हुए हैं। बस्तर की कुछ परंपराएं तो आपको एक रहस्यमय संसार में पहुंचा देती हैं। वनवासियों के तौर तरीके हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि चांद पर पहुंच चुकी इस दुनिया में और भी बहुत कुछ है जो सदियों पुराना है और अपने इसी मौलिक रूप में जीवित है। छत्तीसगढ़ में वैसे तो कई सारे मंदिर और प्रतिमाएं हैं जो विश्व भर में प्रसिद्ध है, जो पौराणिक कथाओं से संबंधित है। इन्हीं में से एक है ढोलकल पहाड़। जी हाँ, ढोलकल पहाड़, जहां माता पार्वती पुत्र श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित है। वहां ना कोई मंदिर है, ना कोई छत। चारों ओर पहाड़ एवं जंगलों से घिरे हुए इस प्राकृतिक विहंगम स्थल पर खुले आकाश तल पर विराजमान है गणपति बप्पा। ढोलकल गणेश जी की प्रतिमा छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में दंतेवाड़ा से लगभग 20 किलोमीटर दूर फरसपाल गांव के पास बैलाडीला पहाड़ी में लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर के पीछे स्थानीय लोगों की कई सारी मान्यताएं भी प्रचलित है। पुरातत्व विभाग के अनुसार यह मूर्ति लगभग 1000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है और माना जाता है कि इस मूर्ति को 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच नागवंशी शासकों के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। हम गीदम पहुंच गए हैं और यह गीदम का प्रवेश द्वार जावांगा एजुकेशन सिटी है। यहाँ पे क्रम से बहुत सारे आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं, जैसे कि आस्था, निष्ठा। यहाँ पे जिला प्रशासन की एक अच्छी पहल है कि लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना और लोगों में शिक्षा की अलख जगाने का प्रयास किया गया है। कुछ ही समय पश्चात हम गीदम शहर में प्रवेश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह जगह प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है और उन लोगों के लिए जो हरे पहाड़ियों के बीच ट्रैक करना पसंद करते हैं। हम गीदम पहुंच गए हैं और यह स्थान कुछ ही वर्षों में
विकास और शहरीकरण की ओर अग्रसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ढोलकल की श्री गणेश प्रतिमा को ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। इस मूर्ति की ऊंचाई लगभग 3 फीट और चौड़ाई लगभग 2.5 फीट है। वास्तुकला की दृष्टि से देखा जाए तो यह मूर्ति कलात्मकता का प्रतीक है। इस मूर्ति में गणेश जी ने अपने ऊपर दाएं हाथ में फरसा और ऊपरी बाएं हाथ में टूटा हुआ दांत पकड़े हुए हैं। निचले दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में मोदक पकड़े हुए हैं। यह ढोलकल गणेश जी की मंदिर अपने आप में एक रहस्य लिए हुए है। पार्वती पुत्र श्री गणेश की महिमा तो अपरंपार है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश जी को एकदंत क्यों कहा जाता है और उनका दांत कहां और कैसे टूटा? यही नहीं, धरती से 3000 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर आखिर कैसे स्थापित हुई गणपति जी की प्रतिमा? यह मार्ग जंगली जानवरों से भरा रहता है, तो श्रद्धालु यहां तक कैसे पहुंचते होंगे? यह सवाल भी आपके मन में जरूर आ रहा होगा। तो चलिए एक एक करके मैं इन सवालों के जवाब देता हूं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब परशुराम शिव भगवान से मिलना चाहते थे, लेकिन गणेश जी ने अपने पिता का आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें मिलने से इनकार किया, उन्हें इंतजार करने को कहा। लेकिन इस बात से परशुराम जी क्रोधित हो गए और परशुराम जी और श्री गणेश के मध्य युद्ध हो गया। इसी दौरान वे दोनों युद्ध करते हुए धरती लोक में पहुंच गए। परशुराम जी के फरसे के वार से श्री गणेश जी का एक दांत टूट गया, जिसके कारण वे एकदंत कहलाए। परशुराम जी के फरसे से गजानन का एक दांत टूटा था और वो फरसा जिस जगह पर गिरा था उस जगह का नाम फरसपाल पड़ा। एवं इस युद्ध के दौरान जब श्री गणेश जी का दांत जहां पर टूट के गिरा था, इस घटना की याद में ही छिंदक नागवंशी राजाओं ने इस पहाड़ के शिखर पर गणेश की प्रतिमा स्थापित की। ऐसा माना जाता है कि जिस जगह पर धरती लोक में यह युद्ध हुआ वह स्थान बैलाडीला पर्वत श्रेणी ही थी। यह दंतेवाड़ा का शुरुआती हिस्सा है जो पुलिस लाइन कारली है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक चौक मिलेगा। चौक से हमें दाहिनी दिशा की ओर फरसपाल के लिए जाना है। उस चौक से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर फरसपाल है और यहीं से हम ढोलकल पहाड़ के लिए आगे बढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं। यह मंदिर कुछ वर्ष पहले ही लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। इस मंदिर को वर्ष 2012 में एक पत्रकार ने अपने फोटोग्राफ की मदद से बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से मंदिर को लोगों से रूबरू करवाया था, जिसके बाद यहाँ कई लोग दर्शन करने के लिए पहुँचते थे और मंदिर के अलावा यहाँ की खूबसूरत वादियाँ लोगों का मन मोह लेती थी। इस मंदिर को वर्ष 2017 में कुछ असामाजिक लोगों ने ऊंचाई से गिरा दिया था, जिसके कारण गिरने की वजह से मूर्ति कई टुकड़ों में विभाजित हो गई थी। कुछ दिनों के पश्चात जब कुछ पर्यटक दर्शन करने के लिए पहाड़ी पर पहुंचे तो वहां से मूर्ति गायब दिखी। फिर उन्होंने तुरंत ही स्थानीय जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी। सूचना देने के पश्चात जिला प्रशासन अपनी टीम के साथ उस स्थान पर पहुंचे और मूर्तियों को ढूंढा, उनके टुकड़ों को ढूंढे, जिसमें काफी समय लगा। बहुत मेहनत भरा काम था। बड़ी मशक्कत के बाद जो प्रतिमा की जो टुकड़े थे वो मिले। इसके बाद विशेषज्ञों की मदद से इन टुकड़ों को एक साथ जोड़ा गया और पूजा अर्चना के पश्चात फिर से उसी जगह पर स्थापित किया गया। जिला प्रशासन की तरफ से
बहुत ही सराहनीय कार्य यहाँ पे किया गया ताकि सांस्कृतिक धरोहरों को बचाया जा सके, यहाँ के ऐतिहासिक धरोहरों को बचाया जा सके। हम फरसपाल पहुंच चुके हैं। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर कोटवार पारा है। चक्का तो बांधा है ना पूरा, कभी इधर उधर घूम रहा है। यहाँ बहुत बारिश होने के कारण कुछ समय तक हम यहाँ रुके थे। ढोलकल जाएं या ना जाएं, मौसम को देखते हुए हाँ और ना की स्थिति बन रही थी। कुछ ही समय पश्चात प्रभु की कृपा हुई और मौसम अचानक से साफ हो गया और हम आगे बढ़ना शुरू किए। तो सर कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ ट्रैकिंग करते हुए? फील गुड, जबरदस्त। आपके जूतों का हाल दिखाइए सर। ये देखिए मेरा जूते के ऊपर और दूसरा जूता। सस्पेंस में आ गया। इस गांव से पहाड़ तक का रास्ता निर्माणाधीन है। कच्ची मिट्टियां बिछी हुई है जहां चलना मुश्किल था, इसलिए गांव के अंदरूनी रास्ते से हम पहाड़ के लिए चलना शुरू किए। तो यहाँ मेमोरी कार्ड लगा हुआ है सर, है ना? सर एक नंबर। इस पहाड़ के उस पार है ने। ये वाला चश्मा उस पार वाला, हाँ उससे उस पार है। नाम बताते बताते पहुंच जाएंगे। हम पहाड़ के प्रारंभिक स्थान पर कोटवार पारा से लगभग 2 से 3 किलोमीटर चलने के पश्चात पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आपको टिकट लेना होता है। प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क 20 रुपये, दुपहिया वाहन का 10 रुपये, 4 पहिया वाहन का 20 रुपये और गाइडलाइन शुल्क 100 रुपये प्रति व्यक्ति लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो चलो। हाँ पत्थर रख के चलना पड़ेगा ना। पहले से ही हम पैदल चलकर आ रहे हैं, इसलिए बहुत थक चुके हैं और इस पहाड़ पर हमें
श्री गणेश की प्रतिमा तक पहुंचने के लिए लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी अभी और तय करनी है। देखते हैं कितना समय लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इस विशाल प्रतिमा को दंतेवाड़ा क्षेत्र रक्षक के रूप में पहाड़ी की चोटी पर स्थापित किया गया होगा। पहाड़ी तक पहुंचने के मार्ग में जंगली जानवरों का भी भय रहता है, लेकिन कहते हैं कि वह कभी भी प्रभु के दर्शन करने जा रहे भक्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। हालांकि ढोलकल पहाड़ी पर चढ़ना बहुत कठिन है, लेकिन प्रभु के भक्त विशेष मौकों पर जरूर पहुंचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। हम भी उनके भक्तों में से एक हैं। मंदिर तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन प्रकृति प्रेमियों और ट्रैकिंग के शौकीन लोगों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। ढोलकल गणेश मंदिर आप किसी भी मौसम में जा सकते हैं। हर मौसम में आपको एक नया अनुभव मिलेगा। बारिश के समय में अगर आप यहाँ आते हैं तो चट्टानों में फिसलकर गिरने का डर होगा। अगर आप गर्मी के मौसम में यहाँ आते हैं तो तापमान ज़्यादा होने के कारण आप जल्दी थका हुआ महसूस करेंगे। तो सबसे अच्छा समय है ठंड का मौसम। आप ठंड के मौसम में यहाँ आ सकते हैं और आराम से आप गणेश जी की प्रतिमा तक पहुँच सकते हैं। और जब भी आप यहाँ पे आए, खाने की कुछ चीज़ें और पानी की बोतल ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि यहाँ बीच में आपको कुछ भी ऐसा खाने का नहीं मिलेगा और ना ही पीने के लिए शुद्ध पानी मिलेगी। यहाँ चलते समय आपको विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि छोटे छोटे पत्थर रास्तों में लगे हुए हैं। पैरों में चोट भी आ सकती है, आप गिर भी सकते हैं। इसलिए चलते समय नीचे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे सभी ट्रैक के साथी हैं और सभी अपना अनुभव शेयर करेंगे। बताइए नाग सर, कैसा लग रहा है? हाँ, बढ़िया लग रहा है और हालत पसीने छूट रहे हैं। हालत खस्ताहाल हो रहा है। ट्रैकिंग का रियल मज़ा आ रहा है। बताइए भोर सर, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं तो वहाँ गणेश प्रतिमा तक पहुँचने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। थकावट तो लग रहा है, तो अलग चीज़ है, लेकिन जो हम दर्शन करने जा रहे हैं वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है बहुत आनंद और बहुत मतलब जीवन में मतलब बहुत यादगार पल रहेगा। बहुत ही बढ़िया अनुभव है। बीच में 2 झरने पड़े थे छोटे। बताइए पटेल सर, आप कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे पहुँच के? एक्साइटमेंट लग रहा है सर, एक्साइटमेंट है कभी। बढ़िया लग रहे हो आप? बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है। आपका भी ले लेंगे। वो ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो अभी हाल ही में देखा हमने वो मूवी पुष्पा तराई, उसी के चंदन का जो लकड़ी का व्यापार होता था उस घने जंगल में, हाँ। मुझे ऐसा ही फील हो रहा है। और मैं उनको उसका एक डायलॉग सुनाना चाहूँगा। जी जरूर जरूर। पुष्पा ये साला झुकेगा नहीं। ये इसे बोलचाल की भाषा में डेंगूर कहा जाता है। ये चंदन का वृक्ष मिल गया है ऐसा ना? टूटा हुआ पेड़ लटका हुआ है। ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये तिखुर का पौधा है। क्योंकि अभी हम लोग इतनी ऊंचाई पे पहुंचे हैं, पसीना भी आ रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ये
तीखुर का पौधा है। अगर मेरे साथी के पास यदि एक हरा पौधा हो ताज़ा वाला तो देंगे, इससे मैं इसका पूरा विवरण दे सकूं। ये जो आप देख रहे हैं तीखुर का पौधा, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं एक विशेष प्रोसीजर के माध्यम से एक तीखुर बनाते हैं जो कि सफ़ेद कलर का होता है। वो गर्मियों के दिन में शरीर को ठंडा रखने का काम करता है। इसका हलवा वगैरह है या फिर पानी में घोल कर इसको पिया जाता है। जैसा कि मैंने भी आपको दिखाया था, ये थोड़ा सा बड़ा पौधा है, ख़राब हो रहा था। ये उसका ताज़ा पौधा है। इसमें एक कंद उगता है, जैसे आप देखे होंगे अदरक वगैरह का, अदरक का जो रहता है कंद, वैसे ही इसका भी एक कंद होता है। उसको प्रोसीजर के माध्यम से बनाया जाता है। जैसा कि अभी तक हमारा जो सफ़र रहा, भगवान की प्रतिमा तक का जो दर्शन के लिए जो सफ़र है, उसमें मैंने कुछ समय पहले स्टॉप वॉच मैंने ऑन किया था, जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ये अभी हमारे पास 13 मिनट हो चुके हैं, क्योंकि इससे पहले जो मिनट 10 से 12 मिनट का स्टॉप वॉच हमारा मतलब मैं ऑन नहीं कर पाया था। तो अभी तक का जो हमारा आधा सफ़र अभी ख़त्म हुआ नहीं है, तो देखा जाए तो हम अभी तक आधा घंटा का सफ़र कर चुके हैं। तो इससे आपको इसकी जो ऊंचाई का अंदाज़ा लगाना कितना कठिन है। और हम जाने के बाद, प्रतिमा के पास पहुंचने के बाद हमको पूरा वास्तविक हम समय बताएंगे, साथ में उसका दर्शन भी करवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद किशन जी, जिन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। उन्होंने अपना स्टॉप वॉच ऑन करके रखा था। वे बताए कि यहाँ तक पहुँचने में हमको एक्चुअल में समय कितना लगा और वहाँ तक पहुँचने में हमको समय कितना लगेगा। चलिए, अभी चढ़ाई बाकी है, देखते हैं और कितना समय लगता है। चूँकि यह हम लोग का फर्स्ट टाइम है, यहाँ आना हो रहा है, पहली बार हम इस पहाड़ पर चढ़ रहे हैं और यहाँ का रास्ता हमारे लिए बिल्कुल ही अनजान था। अब देखते हैं कितना समय लगता है। चलिए चढ़ते हैं ऊपर की ओर। महेश जी कुछ कहना चाहेंगे? हमारे मित्र हैं जो कि शर्ट उतार दिए हैं। जो पूरी तरह से गीली हो गई है, तो मैंने सोचा बेटर होगा इसको निकाल। तो मजा आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जब तक मैं गणेश पर पहुंचूंगा मेरा सिक्स पैक बन जाएगा। वैसे भी ये ठंड का मौसम है, लेकिन यहाँ कतई अनुभव यह महसूस नहीं हो रहा है कि हम लोग इस ठंड के मौसम में चढ़ाई कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं हम अभी कितने पसीना से लथपथ हो चुके हैं। चलिए चलिए चढ़ते हैं ऊपर की तरफ, रास्ता भी बाकी है। यहाँ पे आके आपको क्या क्या दिख रहा है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे? यहाँ पे ऐसा अनुभव हो रहा है, पिछले आधे घंटे से हम जो चढ़ाई कर रहे हैं, पूरा बिल्कुल अंधेरा था, घना जंगल के बीच हम लोग थे। घने जंगल को पार करके आ रहे हैं, पहाड़ी पे हैं छोटे छोटे, जैसे कि आप वीडियो पे देख पा रहे हैं। लेकिन हम आधे घंटे की चढ़ाई के बाद ये जो देखते हैं, जो नज़ारा है, बहुत में ऐसा लग रहा है कि हम खुले आसमान के नीचे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, है ना। देखना होगा कि आगे हमको और क्या क्या मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमारे मित्र ने बताया, ये खुला आसमान यहाँ पे ही दिखाई दे रहा था और चारों तरफ जो पेड़ पौधे हैं, उनके छांव के कारण, उनके घेराव के कारण, उनके टहनियों के कारण कुछ भी ऊपर का हिस्सा, आसमान का हिस्सा हमें दिखाई नहीं दे रहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वृक्ष है सर, हाँ यही लग रहा है पूरा। वो तो पता चल जाता है ना सर, उसके बाद थोड़ी उगा होगा सर। हमारे मित्र हैं
पुष्पराज, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप बहुत थके थके से नज़र आ रहे हैं। मैं चाहूँगा आप दर्शकों को कुछ बताएं, अपना अनुभव शेयर करें। दर्शकों को यही बोलूँगा कि एक बार यहाँ पर ज़रूर आएँ। ये आनंद जो मिल रहा है एक बार वो भी इसको एक्सपीरियंस करें, बस यही बोलना चाहूँगा। आपको ये झूलना कैसा लग रहा है? झूलना काफ़ी अच्छा है, डरावना सा लग रहा है। ये एक प्राकृतिक झूले की तरह दिख रहा है आपको। ये असल में एक लता है ना? इसे स्थानीय भाषा में शियाड़ी बोला जाता है। इसकी लताएं बहुत मोटी मोटी होती हैं। आप उधर भी देख सकते हैं, बहुत मोटी लता है लता। और इसमें जो फल लगता है वो इस प्रकार के खोल में लगता है। एक खोल में आपको कम से कम 5 से 10 इसके बीज मिलेंगे, है ना? तो इसके बीज को हाँ, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इसे आग में भून के इसके बीज को खाते भी हैं। और इसके बीज को यहाँ की जो जनजातियाँ हैं वो अपने नृत्य में आभूषण की तरह इसको आभूषण बना के इसका इस बीज का अपने नृत्य में उपयोग करती हैं और पहनने में। वाकई बहुत ही रोचक जानकारी। पत्तल और इसका जो पत्ते वो देख सकते हैं, जूम कर सकते हैं आप। ये दिख रहा है जी जी। इसके पत्तों को इसके पत्ते से दोना भी बनाया जाता है, पत्थल बनाया जाता है। और अभी मॉडर्न टेक्निक से मशीनों के द्वारा जो पेपर होता है, पेपर प्लेट, उसके ऊपर भी इसके पत्ते को चिपकाया जाता है। तो बहुत ही उपयोगी पौधा है और बहुत क्या बोलना चाहिए, लाभदायक पौधा है। बहुत ही सही जानकारी दी हमारे महेश जी ने। इनकी लता के बारे में बताया, इसके बीज के बारे में बताया और इनकी पत्तियों के उपयोग के बारे में बताया। जाहिर है आप लोगों को यह नॉलेज अच्छा लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये है स्थानीय भाषा में इसको डेंगुर बोलते हैं। जैसा हम तो डेंगुर के नाम पे जानते हैं और भीमोरा के नाम से भी जाना जाता है। इसको देख के इसे एक खाद्य वो मिलता है जिसको फूटू बोलते हैं, मशरूम आप लोग जानते हैं, इसी से वो निकलता है ऐसी ही जगह से। और दूसरा चीज़ इसको देख के मेरे को अभी अमलेश नागेश जी का, उसका चूँकि मैं एक बड़ा फ़ैन हूँ उनका, तो उनका एक सॉन्ग आया था भीमोरा भीमोरा, वो गाना काफ़ी आनंदित है, आपको सुनना चाहिए। ये देख के मुझे ये याद आया। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और किस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा हम लोग आगे देखेंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, आपको और भी कुछ जानकारियाँ मिलती रहेगी और ऊपर का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे कि बहुत ही शानदार और बहुत ही अमेजिंग व्यू आपको वहाँ पे दिखने को मिलेगा। इसका ख़त्म, चलिए होने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम अभी तक का जो चढ़ाई का सफ़र था वो हमने 55 मिनट में यहाँ तक का पहुँचा है, आराम करते हुए रुकते हुए, चूँकि यहाँ जो रास्ता है बहुत कंकड़ वाला है। और दूसरा चीज़ आप ये देख पा रहे हैं जो झंडा, ये अपने इस पहाड़ का सबसे ऊपरी शिखर है। इस शिखर पे पहुँच चुके हैं। इसके पश्चात हमको प्रतिमा स्थल तक जाना है। चलिए
चलिए चलिए चलिए। तू निकाल दो। खेत दिखा, खेत दिखा। जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं, उस पहाड़ी को चीरते हुए, उसको हम क्रॉस करते हुए पहाड़ी के अंतिम छोर पे पहुंच चुके हैं। उस प्रतिमा स्थल की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और ये जहाँ तक आगे आप देख पा रहे हैं ये जो नज़ारा है, और चलिए चलिए चलिए, ये जो नज़ारा है ये बीजापुर जिला का आइए ये बॉर्डर है। हम दंतेवाड़ा के बीच में, दंतेवाड़ा बीजापुर के बीच में जो पहाड़ है उसके अंतिम छोर पे हमको उस गणेश प्रतिमा स्थल तक हमको जाना है, जो कि आपको ये रास्ता दिख रहा है। हमको ये जो पत्थर है यहाँ से चढ़ते हुए ऐसे चढ़ना है और इसके पश्चात हम आपको प्रतिमा का दर्शन करवाएंगे। भाई मेरा हेल्प करेंगे और ये काफ़ी शानदार अनुभव है मेरे इस जीवन काल का भाई, ये हमेशा याद रहेगा। ये पत्थर में चढ़ने हो जाएगा। मैं सोच रहा था छोटे छोटे साइज का पहुँचे, मतलब आखिर हम ना। लेकिन कुदरत हमारा साथ दिया सर, भैर सर, कुदरत हमारा साथ दिया, लेकिन दिया पानी भी गिराया, हाँ। तुरंत रोक भी दिया। देखो 5 मिनट में। जूता को रहने दो, मैं ले आऊँगा जूता। नहीं नहीं रहने दो। चल चढ़ो। इधर से चढ़ो, ये वाला से चढ़ना है कि ये वाला से चढ़ना है? लेना था यार मैं। हाँ आइए सर, हाँ उधर से आइए। इधर से कि इधर से? आता हूँ मैं। हाँ हो गया, आइए। खतरा तो है। इधर उधर नहीं देखना है। प्ले। हाँ। ये हमारे नागसर प्रतिमा स्थल तक चढ़ाई करते हुए, बहुत तेजी से चढ़ते हुए। हेलो करो सर। हेलो सर। ये भोयर सर हैं। क्षमा प्रार्थी, मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरे को क्या है, ऊंचाई से डर लगता है।
श्री गणेश जी की मूर्ति के पास पहुंच गए हैं। हमारे एक मित्र भगवान श्री गणेश जी के मूर्ति के समक्ष बैठे हुए हैं। बहुत ही शानदार व्यू आपको दिख रहा होगा। फाइनली हम इस जगह पे पहुंच गए हैं बड़ी मशक्क़त के बाद, 3-4 पहाड़ों के बीच होते हुए। बहुत ही सुखद अनुभव है। हमारे समक्ष श्री गणेश जी की मूर्ति यहाँ पे स्थापित है। जी सर। जो आप चढ़े, मैं जहाँ बैठा हूँ, वहाँ कितना दूर है? ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहिए, लगभग 20 मीटर डिस्टेंस है सर। ऐसे जी। आपको डर नहीं लगा? देखा नहीं ना मैं इधर उधर। हमारे मित्र महेश जी से मैं चाहूँगा कि कुछ यहाँ के बारे में आप बताइए। अच्छा, तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं चारों तरफ कितनी प्राकृतिक सुंदरता है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और यहाँ ये गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है, वो एक शान का प्रतीक भी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इन प्राकृतिक नज़ारों के बीच में शान से विराजमान है। माना जाता है कि ये जो गणपति प्रतिमा है, ये यहाँ के नागवंशी राजाओं ने यहाँ पे स्थापित किया है ना। जैसा कि आपको पता है, छत्तीसगढ़ में दो प्रकार के नागवंशी राजाओं ने राज्य किया है। एक नागवंशी राजा जो फणी नागवंश के थे, हाँ, फणी नागवंश के थे, वो कवर्धा क्षेत्र में शासन करते थे। और यहाँ बस्तर संभाग क्षेत्र में, है ना, जो प्राचीन समय में जो जिसे चक्रकोट कहा जाता था, आज का बारसूर। उधर दिखा दीजिए कैमरा। देखिए, एक अपने साथ पे एक नया मेहमान साथी तो यहीं का बाशिंदा है, हम इनके लिए मेहमान हैं। तो यहाँ इस क्षेत्र में छिंदक नागवंशी राजा जो थे वो शासन करते थे, और संभवतः उन्हीं के द्वारा ये स्थापित है ये गणपति जी की प्रतिमा। क्योंकि जो नागवंशी राजा जो थे, उनका राजधानी था चक्रकोट, जो आज का बारसूर है। वहाँ पे आपको विश्व का सबसे ऊंचा जो गणपति प्रतिमा है ना, पुराना स्टोन वाला, है ना, वो मिलेगा जोड़े के रूप में। तो ये है, कुछ समय पहले कुछ असामाजिक तत्व बोले या फिर और कुछ कारण से इस प्रतिमा को क्षति पहुंची थी, और ये प्रतिमा छत विचत था, यहाँ पे नीचे गिरा हुआ था। फिर यहाँ के लोगों ने इसे पुनः उसने यहाँ प्रतिस्थापित कर दिया है, मस्त संवार दिया है। ठीक है, बस डंडा रख के रहो ना।
पहाड़ी में है। ये वाकई बहुत विहंगमय दृश्य है, बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारा। इसमें विराजमान है गणपति बप्पा, और मान्यता है कि इनकी प्रतिमा को यहाँ स्थापित करने का जो श्रेय है वो नागवंशी राजाओं को जाता है। और बस्तर संभाग में जो नागवंशी राजा शासन करते थे वो छिंदक नागवंशी राजा थे। उन्होंने यहाँ पे गणपति बप्पा की प्रतिमा को स्थापित किया है। इस प्रतिमा को कुछ समय पहले कुछ चीनी लोगों ने विखंडित भी कर दिया था, लेकिन बाद में इसे पुनः यहाँ पे स्थापित किया गया है। बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा है, और जिन्होंने भी इसे यहाँ प्रतिस्थापित किया होगा बहुत समय पहले, वाकई उनके जो काम को, उनके जो कौशल को सलाम करना होगा। उनको हम नमन करते हैं। इतना बेहतरीन उनका विचार यहाँ पे प्रतिस्थापित करने का, वाकई बेहतरीन नज़ारा है। और यहाँ पे इसे लाकर प्रतिस्थापित करने में कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी उनको, वाकई बहुत देख कर बहुत खुश लगता है। बहुत बेहद नज़ारा। आप दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? ये यहाँ आने का जो आपका अनुभव है वाकई बहुत रोमांचित कर देने वाला अनुभव होगा आपको यहाँ आना चाहिए। अब हम लोग करीबन 1 घंटे तक है ना, 1 घंटे तक हमने पहाड़ की चढ़ाई की। बहुत ही एडवेंचर रहा, बहुत ही एडवेंचर। और जब आप उतना एडवेंचर करके आप पसीने से लथपथ होके यहाँ पे ऊपर आएंगे तो आपको लगेगा कि आपका जितना भी थकावट है पूरी तरह दूर हो गया है। आप जब ये नज़ारा देखेंगे, इस गणपति बापा को देखेंगे, आसपास के नज़ारे को देखेंगे, आपको पूरा थकावट दूर हो जाएगा। वाकई बेहतरीन अनुभव है। आप सभी को यहाँ पे आना चाहिए।